नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। कल के बाजार पर नजर डालें तो इस हफ्ते दबाव भरे माहौल के बावजूद गुरुवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ओवरसोल्ड जोन से शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश की। दिन के पहले हिस्से में हल्की रिकवरी दिखी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से सेलिंग प्रेशर बना रहा। फ्राइडे का दिन आमतौर पर वीकेंड से पहले वॉलेटाइल रहता है, इसलिए मार्केट में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। शुरुआती सत्र में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और दिन के दूसरे हिस्से में सेल ऑन राइज वाली रणनीति देखने को मिल सकती है। ग्लोबल सेंटिमेंट फिलहाल थोड़े पॉजिटिव हैं। यूएस मार्केट में गिरावट के बाद रिकवरी दिख रही है, वहीं डाउ फ्यूचर्स और टेक शेयरों में सुधार नजर आया है। अगर ये ट्रेंड रात तक कायम रहता है तो भारतीय बाजार को भी इसका फायदा मिल सकता है। एशियाई बाजारों में भी तेजी दिखी है। हैंगसेंग 1.5% ऊपर रहा और चीन के बाजारों में भी रिकवरी आई है। क्रूड ऑयल स्थिर है और रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे डिजिटल एसेट्स में भी सुधार देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में थोड़ी राहत दिख रही है। ये भी भारतीय बाजार के लिए सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए 25,580 और 25,640 अहम रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल पार करता है तो 25,700 से 25,770 तक की तेजी देखी जा सकती है। नीचे की ओर 25,440 पर सपोर्ट है, इसके नीचे गिरावट बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 57,770 और 57,880 प्रमुख रेजिस्टेंस है। अगर ये 58,000 के ऊपर निकलता है तो ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इसके नीचे रहने पर दबाव बना रहेगा। नीचे 57,480 पर मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे पैनिक बढ़ने के आसार हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि भारतीय बाजार की ओपनिंग थोड़ी बेहतर रह सकती है, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान ग्लोबल न्यूज़ पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि शुक्रवार को हल्की खबर भी बड़ा असर डाल सकती है। सुज़लोन एनर्जी के सीईओ जेपी चल्लासानी ने बताया कि कंपनी अपनी 60% ग्रोथ गाइडेंस पर कायम है। एबिडा मार्जिन अब 18.6% पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 14% था। कंपनी के पास 6.2 GW की पूरी घरेलू ऑर्डर बुक है, जिसे अगले 18 से 24 महीनों में पूरा किया जाएगा। सुज़लोन अब ईपीसी मॉडल पर फोकस बढ़ा रही है, जिससे मार्जिन और प्रोजेक्ट डिलीवरी दोनों में तेजी आएगी। एनएचपीसी ने भी दूसरी तिमाही में मजबूत नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 900 करोड़ से बढ़कर 1,021 करोड़ रुपए हुआ और रेवेन्यू 3,561 करोड़ से बढ़कर 3,365 करोड़ रुपए पहुंचा। एबिडा 2,027 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन बढ़कर 60.2% हो गया। बॉम्बे डाइंग के इस तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा घटकर सिर्फ 1.92 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि पिछले साल 393 करोड़ का था, यानी लगभग पूरी कमाई में गिरावट आई है। रेवेन्यू भी 4.60% घटकर 362 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो डिमांड और सेल्स दोनों में सुस्ती को दिखाता है। एबीबी इंडिया ने इस बार मुनाफे में 7% की गिरावट दर्ज की है, लेकिन रेवेन्यू 13.7% बढ़कर 3,310 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कंपनी की बिक्री तो बढ़ी है, लेकिन लागत बढ़ने से प्रॉफिट पर दबाव आया है। एनर्जी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेगमेंट में ऑर्डर इनटेक मजबूत बना हुआ है। अमारा राजा के लिए तिमाही शानदार रही है। कंपनी का मुनाफा 17% बढ़कर 276 करोड़ और रेवेन्यू 6.7% बढ़कर 3,467 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैटरी बिजनेस में मजबूत डिमांड और नए एनर्जी सॉल्यूशंस की बढ़त ने नतीजों को सपोर्ट दिया। जेएम फाइनेंशियल का प्रॉफिट 16% बढ़कर अब 270 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि रेवेन्यू 13% घटकर 1,031 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी ने लागत नियंत्रण और कर्ज वसूली में सुधार से प्रॉफिटेबिलिटी बनाई रखी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस में सुस्ती बनी हुई है। प्रिकोल ने तगड़ा प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 42% बढ़कर 64 करोड़ और रेवेन्यू 50% उछलकर 1,006 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की मजबूत रिकवरी और नए क्लाइंट ऑर्डर्स का नतीजा है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर के नतीजे स्थिर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 14% बढ़कर 110 करोड़ और रेवेन्यू 10% बढ़कर 1,197 करोड़ रुपए हो गया। मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस और हॉस्पिटल नेटवर्क एक्सपेंशन से ग्रोथ को सपोर्ट मिला। जीनस पावर ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का प्रॉफिट 72% बढ़कर 143 करोड़ और रेवेन्यू दोगुना होकर 1,149 करोड़ रुपए हो गया। स्मार्ट मीटर और पावर सोल्यूशन बिजनेस में तेजी से बढ़ती डिमांड ने कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा एफएनओ ट्रेडिंग बंद करने का नहीं है, बल्कि उसमें मौजूद जोखिम और दिक्कतों को दूर करने का है। उन्होंने निवेशकों को चेताया कि मुनाफे के साथ जोखिम को समझना भी जरूरी है।
सीतारमण ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में है और दोनों देश 50% शुल्क घटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझौता जल्द फाइनल हो सकता है, बस थोड़ा इंतजार करें। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। अब फोकस बैंकों के विलय से ज्यादा उन्हें मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर है। केपीआई ग्रीन एनर्जी को गुजरात के भावनगर जिले में 26.10 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट का नया ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट के सेगमेंट के तहत विकसित किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक इंडस्ट्रियल क्लाइंट के लिए बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक पूरा होगा, जिससे उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी और ऑर्डर बुक दोनों मजबूत होंगी। फिलहाल केपीआई ग्रीन के पास करीब 500 मेगावाट से ज्यादा की एक्टिव प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, जो आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ को और तेज कर सकती है। LIC ने सितंबर तिमाही में जबरदस्त नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 31% बढ़कर 10,098 करोड़ रुपए हुआ, जबकि प्रीमियम इनकम 5.5% बढ़कर 1,27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंची। कंपनी का AUM 57.23 लाख करोड़ और सॉल्वेंसी रेशियो 2.13 तक पहुंच गया है, जो इसकी वित्तीय मजबूती को दिखाता है। LIC की VNB मार्जिन 17.6% तक बढ़ गई है और एक्सपेंस रेशियो घटकर 11.28% रह गया है। इसका मतलब है कि कंपनी अब ज्यादा कुशल तरीके से काम कर रही है और अपने खर्चों पर नियंत्रण रख रही है। हालांकि तिमाही दर तिमाही मुनाफे में हल्की गिरावट ये बताती है कि आने वाले महीनों में कंपनी को स्थिरता पर ध्यान देना होगा। अदानी पावर पर मॉर्गन स्टैनली ने भरोसा जताया है। फर्म का कहना है कि कंपनी के पास करीब 22 GW की PPA पाइपलाइन है और इसकी कमाई में तेजी जारी रहेगी। पिछले 3 महीनों में कंपनी ने 6.7 GW के नए पावर प्रोजेक्ट्स जीते हैं, जो आने वाले सालों में अडानी पावर की ग्रोथ को और तेज करेंगे। अडानी पावर 23.7 GW की नई क्षमता पर काम कर रही है और $27 अरब का निवेश करेगी, जिसमें से ज्यादातर फंड कंपनी खुद जुटा सकती है। इसी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट प्राइस 163.60 से बढ़ाकर 185 कर दिया है। रविंद्रा एनर्जी ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 3000% उछलकर 37 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और रेवेन्यू 650% बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो गया। नतीजों के बाद स्टॉक 10% उछलकर 170 रुपए तक पहुंच गया और इसमें अपर सर्किट लग गया। एथर एनर्जी के शेयर गुरुवार को 11% गिर गए, क्योंकि कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया और बड़ी ब्लॉक डील हुई। 1.4 करोड़ शेयर करीब 856 करोड़ रुपए में बिके, जिससे निवेशकों में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली। NSDL और CDSL के शेयर हाल ही में सुर्खियों में है। NSDL के शेयर IPO के बाद पहली बार 24% टूटे हैं। हालांकि कंपनी अभी भी अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही है। वहीं CDSL का प्रॉफिट 13% घटकर 140 करोड़ रुपए रह गया और FIIs की हिस्सेदारी भी घटी है, जिससे शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों डिपॉजिटरी कंपनियां आने वाले समय में डिजिटल इन्वेस्टमेंट और IPO बूम से फायदा उठा सकती हैं, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में निवेशकों को उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बिरला सॉफ्ट ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 9% बढ़कर 116 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि रेवेन्यू 3.4% बढ़कर 1328 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ईबिटा लगभग 38% बढ़ा और मार्जिन 14.5% तक पहुंच गया, जो कंपनी के अच्छा प्रदर्शन बताता है। कंपनी ने 2.5 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जो निवेशकों के लिए बोनस जैसा है। इंडिगो पेंट्स ने भी स्थिर प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 11% बढ़कर 25.1 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 4.2% बढ़कर 312 करोड़ रुपए रहा। ईबिटा 11.8% बढ़ा और मार्जिन 15% पर पहुंच गया, जो इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। स्टॉक फिलहाल 990 रुपए पर बंद हुआ, जबकि 1 साल पहले ये 1600 रुपए के ऊपर था। भारती एयरटेल में बड़ा ब्लॉक डील हुआ है, जहां सिंगटेल ने अपनी 0.8% हिस्सेदारी करीब 10,300 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला किया है। ये हाल के महीनों में सबसे बड़ी डील्स में से एक है। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिंगटेल की ये सेलिंग केवल शॉर्ट टर्म प्रेशर ला सकती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एयरटेल लगातार 5G डिजिटल सर्विस और अफ्रीका यूनिट्स में ग्रोथ कर रहा है, जिससे इसका आउटलुक मजबूत बना हुआ है। GSK फार्मा के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2% बढ़कर 257.5 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू 3% घटकर 979.9 करोड़ रुपए पर आ गया। ईबिटा 4.5% बढ़कर 336.2 करोड़ रुपए पहुंचा और मार्जिन 34.4% पर पहुंच गया। हालांकि स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद ये 2,578 रुपए पर बंद हुआ।
मैनकाइंड फार्मा के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट 21.7% घटकर 511.5 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रेवेन्यू 20.8% बढ़कर 3,697 करोड़ रुपए पहुंच गया। ईबिटा 8.8% बढ़ा, हालांकि मार्जिन घटकर 24.9% रह गया। स्टॉक 2.5% गिरकर 2,310 रुपए पर बंद हुआ। इंडोको रेमेडीज के नतीजे मामूली सुधार वाले रहे हैं। कंपनी का घाटा 9.6 करोड़ रुपए से घटकर 8 करोड़ रुपए पर आया, जबकि आय 433 करोड़ रुपए से बढ़कर 485 करोड़ रुपए हुई। एबिडा भी 41 करोड़ रुपए से बढ़कर 43 करोड़ रुपए पर पहुंचा, हालांकि मार्जिन 9.4% से घटकर 9% पर रहा। ब्लू स्टार के मुताबिक इस तिमाही में एयर कंडीशनिंग बिजनेस पर लंबे मॉनसून का असर पड़ा है, जिससे बिक्री थोड़ी कमजोर रही। कंपनी फिलहाल डिमांड रिकवरी पर नजर रख रही है और आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन से सुधार की उम्मीद है। एनडीआर आटे के नतीजे मजबूत रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 119 करोड़ रुपए से बढ़कर 148 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इबिडा 194 करोड़ रुपए से बढ़कर 246 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इबिडा मार्जिन भी 11.13% से बढ़कर 12.31% पर पहुंचा, जो बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मजबूत बिक्री का संकेत है। कॉस्मिक सीआरएफ ने हाफ ईयर में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 176 करोड़ रुपए से बढ़कर 245 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि आय 3,040 करोड़ रुपए और एबिडा 378 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन 12.43% पर बना रहा, जो दर्शाता है कि कंपनी ने लागत नियंत्रण के साथ स्थिर ग्रोथ बनाए रखी। सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया के नतीजे काफी मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा 740 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,050 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी लगभग 40% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी की कुल आय 12,270 करोड़ रुपए रही और इबिडा 1,970 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिससे मार्जिन 17.5% पर बना रहा, यानी कंपनी ने अच्छी बिक्री के साथ खर्चों पर भी कंट्रोल रखा। आरोबिंदो फार्मा ने इस तिमाही में भी स्थिर प्रदर्शन जारी रखा। कंपनी का मुनाफा 8,170 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,480 करोड़ रुपए तक पहुंचा। कुल आय 82,900 करोड़ रुपए रही और एबिडा 16,800 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। कंपनी का मार्जिन 20.25% रहा, जो मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। दवाओं की स्थिर डिमांड और नई लॉन्चिंग से आरोबिंदो का बिजनेस ग्रोथ ट्रैक पर बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने एशिया पैसिफिक की अपनी नई कन्विक्शन लिस्ट में भारत की 5 दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, हैवेल्स इंडिया, मेक माई ट्रिप और पीटीसी इंडस्ट्रीज को शामिल किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि आने वाले 12 महीनों में इन शेयरों में 14% से लेकर 54% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। टाइटन कंपनी के लिए 4,350 रुपए का टारगेट दिया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ, बढ़ता रिटेल नेटवर्क और ज्वेलरी मार्केट का फॉर्मलाइजेशन टाइटन के ग्रोथ को मजबूत बनाए रखेगा। हैवेल्स इंडिया के शेयर के लिए 1,740 रुपए का टारगेट रखा गया है। गोल्डमैन के मुताबिक कंपनी में मार्जिन सुधार और इलेक्ट्रिक केबल्स के साथ एफएमसीजी स्टाइल बिजनेस मॉडल तेजी से ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप को लेकर ब्रोकरेज ने $123 का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के लिए मांग मजबूत बनी हुई है और वैल्यूएशन डिस्काउंट घटने से शेयर में करीब 54% तक का अपसाइड मिल सकता है। पीटीसी इंडस्ट्रीज के लिए 24,725 रुपए का टारगेट रखा गया है। गोल्डमैन का अनुमान है कि डिफेंस और एरोस्पेस मेटल्स में कंपनी की खास पोजीशन के चलते 2028 तक 123% की CAGR अर्निंग्स ग्रोथ और 40% से ज्यादा इबिडा मार्जिन देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1,795 रुपए का टारगेट दिया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेस की तेजी से कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग और NAV डिस्काउंट में सुधार देखने को मिलेगा। GRM ओवरसीज ने 13 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुलाने की घोषणा की है, जिसमें सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने पर फैसला हो सकता है। कंपनी की पिछली तिमाही में मुनाफा और आय दोनों मजबूत रहे थे, इसलिए निवेशक इस बार बोनस की उम्मीद लगाए बैठे हैं।